हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन मंत्रा। तो हम लोग अपने टेंस को पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, और आज हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो पिछला क्लास हमने जो लिया था वो डे 1 था, और आज ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस डे 2 होगा। मीन्स टेंस के लिए डे 2 है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे सीधे सीधे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके पहचान को कि पहचानेंगे कैसे। क्योंकि सेंटेंस को आप पहचानेंगे तभी तो जान पाएंगे कि आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करना है, मेन वर्ब किस फॉर्म में यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पहचान लेते हैं हम लोग। कैसे पहचानेंगे, यहाँ मैंने लिखा हुआ है हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रियाओं में आ, ई, ए अथवा ता, था, ती, थी, ते, थे में से एक आता है। अब देखिए फिर बात यहां पर आती है मुख्य क्रिया। तो पिछले ही क्लास में मैंने बताया था मुख्य क्रिया का मतलब यहाँ कार्य से है, और मुख्य क्रिया को हम लोग एमबी से दिखाते हैं। आई थिंक ये बात आपको क्लियर है। अब यहाँ पे लिखा है क्रियाओं में आ, ई, ए। अब देखिए कैसे होता है ये। जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं एक छोटा सा कार्य है लिखना। ठीक है, मान लीजिए लिखना। अब इसमें आ, ई, ए कैसे आएगा? अगर लिखा हुआ है ऐसे लिखा, ठीक है, लिखा। इसमें लिखना में क्या है, लिख में क्या आ रहा है, इसमें आ जुटा हुआ है। ठीक है, ऐसे पहचान लेंगे। ऐसे ही कहीं लिख दिया लिखी, ठीक है, तो इसमें देखिए ई आ गया। यहाँ पे है लिखे, तो इसमें क्या ए आ गया, है ना। इसी तरह से मान लीजिए एक दूसरा वर्ब है गाना। गाना, इसमें आ लाना है कैसे, तो ये हो जाएगा गाया। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा क्या, गाई। यहाँ पे हो जाएगा गाय। ठीक, इस तरह से आप लोग पहचान सकते हैं ना। बड़े ही इजी वे में आप पहचान सकते हैं। जैसे ही इस तरह मतलब इस वर्ब को इस फॉर्म में जब भी लिखा रहेगा तो ये सीधे सीधे हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। दूसरा आपने कहा है कि ता, था, ती, थी, ते, थे आएगा। जैसे मान लीजिए लिखना आया हुआ है, तो लिखना नहीं होगा, लिखना के प्लेस पे लिखा होगा लिखता था, या फिर लिखती थी, या फिर लिखते थे। आई थिंक क्लियर है ये चीज। गाना कैसे, तो ये हो सकता है गाता था, गाती थी, और यहाँ पे गाते थे, है ना। देखिए यहाँ पे ता था आ गया, यहाँ पे ती थी आ गया, और यहाँ पे ते थे आ गया। ठीक, तो इस तरह से बहुत ही इजी वे में आप समझ सकते हैं कि आपका टेंस कौन सा है, किस टेंस की बात हो रही है, और कार्य की क्या कंडीशन है, कार्य कितना हुआ है, चाहे कितना है, अनिश्चित है, निश्चित है। ये सारी बातों की जानकारी आपको इस चीज से हो जाएगी। यहां से अगर आपने पहचान लिया कि कैसे आपको यूज करना है, तो फिर हम लोग अब इसके बारी बारी इसके सभी टॉपिक्स को पढ़ते जाएंगे कि इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा, इसके नेगेटिव सेंटेंस को कैसे देखेंगे, इंट्रोगेटिव। ठीक है, ये सारी चीजों को हम लोग 1 बाय 1 करके देखते चलते हैं। क्लियर? तो इसे आखिर हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे, अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, इन सारे चीजों पे हम लोग एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेंटेंस जो देखते हैं वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोगों ने यूज किया था केवल सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट को लेके, ठीक उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाएगा। इसमें भी हमको लिखना होगा सब्जेक्ट, यहाँ पे लिखेंगे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, और यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा गया है। तो चलिए थोड़ा सा एक चीज और हम इसके हेल्पिंग वर्ब को देख लें। इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है डिड, किसके साथ, ऑल सब्जेक्ट्स। ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या करते हैं, डिड का यूज करते हैं। ठीक, लेकिन अब ये जो डिड है यहाँ पे नोट में लिख देंगे नॉट यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस।
ठीक है, नॉट यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब ये जो डिड होता है इसका यूज हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते। अब डिड का यूज नहीं करेंगे तब यहाँ पे क्या करेंगे, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग सीधे इसके एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं कैसे होता है। मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल है, हरि ने एक पतंग खरीदा। हरि ने एक पतंग खरीदा, कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट सर्च करना है। सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कौन से क्वेश्चन करेंगे, किसने या कौन, किसने एक पतंग खरीदा, आंसर मिलेगा हरि, मीन सब्जेक्ट प्लेस पे आप लिखेंगे हरि। ठीक, अब मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसमें कोई काम है, एक काम है खरीदना, है ना, और खरीदने का इंग्लिश क्या होता है, बाई होता है। बाई को हमको क्या लिखना है, सेकंड फॉर्म यूज करना है। ठीक है, सेकंड फॉर्म हमारा हो जाएगा बॉट। ठीक, अब है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या और किसको से क्वेश्चन करना होता है, तो हरि ने क्या खरीदा, तो आंसर मिलेगा एक पतंग खरीदा। ठीक है, यानी कि और यहां पे लिखेंगे काइट। एकदम आसान है ना। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। बच्चों ने मुझे कलम दिया। बच्चों ने मुझे कलम दिया, और इसमें आप लोग सीधे सीधे जान सकते हैं किसने कलम दिया, तो आप कहेंगे बच्चों ने, यानी कि आपका सब्जेक्ट हो गया दी चिल्ड्रन। ठीक, इसके बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म काम क्या है, देना। देना को ही दिया कर दिया, आया ना, इसमें पहचान भी लिया आपने, और ये आपका मेन वर्ब भी मिल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, गिव। ठीक, अब देखिए दो चीज आया है, यहाँ पर मुझे आया, यहाँ पे कलम आया, दो चीज आया हुआ है। तो किसको दिया, मैंने कहा ना क्या और किसको, दोनों से आपको ऑब्जेक्ट ही मिलेगा। तो पहले क्या से क्वेश्चन करिए या फिर किसको से क्वेश्चन करिए। किसे दिया, तो मुझे दिया। क्या दिया, कलम दिया, मतलब यहाँ पे पेन, और ये हो गया सेंटेंस आपका कंप्लीट। आई थिंक आप इसको समझ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस का हम लोग यूज करते हैं। अब ये रहा अफर्मेटिव सेंटेंस, तो फिर हम इसके निगेटिव पार्ट को भी देख लेते हैं कि निगेटिव पार्ट को कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। चलिए यहीं पे मैं बता दे रहा हूं। तो ये अगर अफर्मेटिव है तो फिर हम लोगों का निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, ये भी आप जान लीजिए। निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में किए थे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और मेन वर्ब, ठीक उसी तरह से हम लोग इसके भी निगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। कैसे, हमको एक सब्जेक्ट निकालना होगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब निकालना होगा, यहाँ पे लिखना होगा मेन वर्ब, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये क्लियर होगा। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जानते हैं आप, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है क्या, डिड, इसीलिए हमेशा हम लोग हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे डिड को यूज करेंगे। और जैसे ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब डिड को यूज करेंगे, अब मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा। क्लियर है? तो मान लीजिए यही एक एग्जांपल है, हरि ने एक पतंग खरीदा। जैसा कि आपने लिखा, हरि सब्जेक्ट है, बॉट मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, और काइट ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है? अब इसी सेंटेंस को निगेटिव कर लेते हैं हम लोग, तो सब्जेक्ट तो हमारा हो जाएगा क्या, हरि। ठीक है, और हरि के बाद हेल्पिंग वर्ब आपको लिखना है। ठीक, यहाँ पे डिड नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को यूज करेंगे, तो हरि, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिड नॉट। अब मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा बाई, और यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। मतलब ये कि जब भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे डिड को यूज करने लगेंगे, तब हमारे मेन वर्ब को सेकंड फॉर्म में न लिख के फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। आई थिंक ये बात क्लियर है। आप लोग इसे हमेशा कंफर्म किए रहेंगे कि कभी भी डिड के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। अभी एक निगेटिव में एक क्या चीज है, एक और चीज स्पेशल बचता है, यहाँ पे नेवर। नेवर बचता है। ठीक है, तो नेवर के साथ हम लोग कभी डिड का यूज नहीं करते, क्योंकि डिड का यूज कैसे करेंगे, डिड नॉट, निगेटिव बनाना होगा तो डिड नॉट। लेकिन नेवर क्या है, नेवर खुद ही निगेटिव वर्ड है। ये डिड जो है पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव को निगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाया गया,
बट यहाँ पे नेवर क्या है, खुद ही निगेटिव वर्ब है, तो निगेटिव वर्ड है, तो फिर हम लोग इसे परिवर्तित नहीं करेंगे। कैसे करेंगे इसको? इसको ट्रांसलेट करने के लिए एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद सीधे सीधे यहाँ पे नेवर आता है, और नेवर के बाद हम लोग मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है। आई थिंक आप लोग इस बात को समझ रहे हैं। नहीं समझ रहे हैं तो फिर एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, मैं कभी आगरा नहीं गया। मैं कभी आगरा नहीं गया, ठीक है। यहाँ पे सीधे आप सब्जेक्ट देख सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है? कौन आगरा नहीं गया भाई? तो सब्जेक्ट मिल गया मैं, मीन्स आई, है ना। अब यहाँ पे आया कभी नहीं। नहीं अगर केवल नहीं लिखा होता तो हम यहाँ डिड नॉट का यूज करते, लेकिन यहाँ पे कभी नहीं आया है, मतलब नेवर। और जब नेवर आएगा तब हमको फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि जब डिड का यूज करेंगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे। यहाँ पे मैंने डिड का यूज नहीं किया, यहाँ पे डिड का यूज नहीं होगा, इसीलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आप उसके सेकेंड फॉर्म को लिखिए। अब यहाँ पे आया है गया। गया यानी जाना, गो। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है। आई नेवर वेंट। अब क्या बचा? आगरा, तो यहाँ पे लिख देंगे टू, और यहाँ पे आगरा। आई थिंक आप लोग क्लियर है। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि जब हम लोग डिड को यूज करेंगे तब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे, जब डिड का यूज नहीं करेंगे तब वर्ब के सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे। आई थिंक क्लियर है। और यहाँ पे नेवर आया है तो सेकंड फॉर्म आया है। अगर डिड आया होता, जैसे कि यहाँ पे है, इसमें क्या है, डिड आया है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया हुआ। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। तो आप इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसके इंट्रोगेटिव पार्ट को, कि हम लोग इसके इंट्रोगेटिव पार्ट को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। ओके, तो ये है एग्जांपल। क्या उसने तुम्हें देखा? क्या उसने तुम्हें देखा, क्या शुरू में आया है, मतलब हमको लिखना है पहले हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा डिड, फिर सब्जेक्ट लिखना होगा ही, फिर मेन वर्ब है शी, और लास्ट में आ जाएगा किसे देखा, तो तुम्हें देखा। ये क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, चूंकि यहाँ पे डिड आया हुआ है, इसीलिए हम लोगों ने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया है। मैंने बताया ना कि जब भी हम लोग डिड को यूज करेंगे तो फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। ओके, अब इसको निगेटिव करना हो, अगर इस सेंटेंस को निगेटिव करना हो तो हमारा फिर यही पैटर्न होगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, मतलब डिड नॉट को यूज करना होगा। कैसे? तब हमको लिखना होगा डिड ही नॉट सी यू, ठीक है। डिड ही नॉट सी यू मतलब क्या उसने तुम्हें नहीं देखा। आई थिंक ये क्लियर है। तो फिर इसी तरह का एक और एग्जांपल हम लोग लेके देख लेते हैं। क्या रवि ने पतंग खरीदा? क्या रवि ने पतंग खरीदा, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। अब क्या शुरू में आया हुआ है, मतलब हमको डेट पहले लिखना होगा, डेट के जस्ट बाद हमको एक सब्जेक्ट देना होगा। सब्जेक्ट क्या है? रवि, तो यहाँ पे लिखेंगे रवि। फिर क्या आएगा? मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब है खरीदा। खरीदा मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट शो कर रहा है, खरीदना, इसी को परिवर्तित करके खरीदा किया गया, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे बाई, और यहाँ पे लिख देंगे दी काइट। इस तरह से ये इंट्रोगेटिव क्लियर होगा। इसको निगेटिव करते समय क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे। सब्जेक्ट है रवि ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? डिड रवि नॉट बाई द काइट, ठीक है। ये बड़े इजी वे में आप लोगों ने इसको देख लिया। ये इंट्रोगेटिव का पहला टाइप, यानी कि जब वाक्य के आर से शुरू हो तो ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखना है ये, जब हम लोगों के पास कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा तब हम लोग इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ओके, हाँ, तो जैसा कि यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि जब वाक्य में कोई प्रश्न सूचक शब्द यानी कि क्वेश्चन वर्ड दिया होगा, तब हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग सीधे सीधे के एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो ये एक एग्जांपल है
उसने मुझे कब बुलाया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा हेल्पिंग क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब है। तो सबसे पहले हमको चूंकि क्वेश्चन वर्ड लिखना है, इसी पैटर्न पे एग्जांपल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे when। ठीक है, when, उसके बाद क्या हेल्पिंग वर्ब देना है, और आप जानते हो कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डिड, फिर सब्जेक्ट होगा ही, फिर मेन वर्ब आ जाएगा। मेन वर्ब है बुलाया, जो कि बुलाना से बना हुआ है। यहाँ पे होगा कॉल, और यहाँ पे मी, और एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए। रवि ने कल क्या खरीदा। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, रवि ने कल क्या खरीदा। यहां पे देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है क्या। तो सबसे पहले क्या की इंग्लिश लिखेंगे, व्हाट। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, हेल्पिंग वर्ब है डिड, फिर हमको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है कौन, रवि के बारे में बात हो रही है, रवि काम कर रहा है, रवि। फिर मेन वर्ब आपका आएगा खरीदा, बाई का बाई होता है इसके लिए, यहाँ पे लिखेंगे बाई। और क्या बचा, कुछ बचा नहीं है, बस कल बचा है, कल का मतलब स्टरडे हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये भी चीज आपको क्लियर है। हाँ, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को तो हम लोग ऐसे बना लिए, इसका नेगेटिव करते समय क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर सब्जेक्ट रवि है, इसी के बाद नॉट लिखेंगे, मतलब हमारा सेंटेंस बन जाएगा व्हाट डिड रवि नॉट, और यहाँ पे बाय। व्हाट डिड रवि नॉट बाय, मतलब रवि ने कल क्या खरीदा, और कल के लिए मतलब यहाँ पे जो स्टरडे बच गया है, ठीक, स्टरडे लगा देंगे, रवि ने कल क्या नहीं खरीदा। बाकी बचा ये, अगर इसको निगेटिव करना होगा तो इसका भी पैटर्न सेम है, बस इसी सब्जेक्ट के बाद हमको नॉट लिखना होगा। मतलब ये हो जाएगा when did he not call, और यहाँ पर me। ठीक है, बड़े इजी वे में ये इसको भी किया जा सकता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब एक और स्पेशल वर्ड है, हु से बनने वाले सेंटेंस को हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो चलिए फिर हम लोग उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा वर्ड है हु। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि हु के प्लेस पे हम लोग सब्जेक्ट को यूज करते हैं, हु के प्लेस पे सब्जेक्ट को। तो क्वेश्चन अगर हम जब भी हु से करेंगे तो उसके आंसर की जगह पे हमको एक सब्जेक्ट देना होगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल है, कल पतंग किसने उड़ाया, कल पतंग किसने उड़ाया। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है किसने, किसने का मतलब कौन से है, और कौन का मतलब हु से है। ठीक है, अगर हु आता है तब फिर इस तरह के सेंटेंसेस को लिखने का जो पैटर्न है, पैटर्न यही होगा। चूंकि ये हु क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, तो ये वाला पैटर्न हमारा काम करेगा। यानी सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखेंगे, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिख के क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, इस पैटर्न पे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको किसने यानी कि सब्जेक्ट के प्लेस पे लिखना होगा हु, फिर आपको क्या लिखना है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। यहाँ पर है उड़ाना, फ्लाई मींस उड़ाना, और उसका सेकंड फॉर्म फ्ल्यू होता है, हु फ्ल्यू। फिर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लिखेंगे पतंग मींस द काइट, और बचा है आपका स्टरडे, और यहाँ पे क्वेश्चन है। तो जैसा कि ये हु जो है अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह से काम करता है, तो श्योर है कि इसका नेगेटिव सेंटेंस इस नेगेटिव की तरह से काम करेगा, करेगा ना, इस नेगेटिव की तरह से काम करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट को यूज कर देंगे, मतलब हु के बाद करेंगे यूज डिड नॉट, हु डिड नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा फ्लाई। देखिए जैसे ही डिड नॉट आया वैसे ही फ्लाई हो गया, जबकि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म था क्योंकि अफर्मेटिव टेंस में था। ठीक है, तो ये हु डिड नॉट फ्लाई, यहाँ पे लिखेंगे द काइट, और यहाँ पे हो जाएगा स्टरडे, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह के और भी एग्जांपल है। कल किसने पत्र लिखा, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाया। ठीक है, इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जांपल है जिन्हें आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा हु से बनने वाले सेंटेंसेस। अब बस एक टॉपिक और बचा हुआ है जिसमें हम लोग बात करते हैं विच, हाउ मच, हाउ मेनी और हुज के बारे में। तो चलिए फिर हम लोग उसको भी देख लेते हैं कैसे करना है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है
which, whose, how many और how much. Which means कौन सा, कौन सी, कौन से. Whose means किसका, किसके, किसके. How many कितना, कितने, कितने काउंटेबल नाउन के लिए. और how much कितना, कितने, कितने अनकाउंटेबल नाउन के लिए. और इनके साथ जब भी कोई एक सजीव नाउन मिलता हो तो इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे मीन्स ये और ये, तो ये बन जाएगा क्या, सब्जेक्ट. ठीक है. और अगर ये सब्जेक्ट बन गया तो फॉर्मेट फिर इस टाइप का बनेगा. सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे. इसको नेगेटिव करना होगा तो फिर हमारा पैटर्न होगा सब्जेक्ट और यहाँ पे हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब का मतलब यहाँ पे क्या है, डिड है ना. डिड मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क. ठीक है. इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं और चीजें ज्यादा इजी हो जाएंगी. जैसे मान लीजिए कहा जाए कौन सा लड़का किताब चुराया. ठीक है. तो यहाँ पर एक सीधा सीधा सा एग्जांपल है, कौन सा लड़का किताब चुराया. ठीक है. फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देख रहे हैं लिखा है कौन सा लड़का, तो कौन सा का मतलब होता है विच और यहाँ पे होता है बॉय. विच बॉय यानी कौन सा लड़का. और आप लोगों ने देख लिया कि विच के साथ सजीव नाउन आया है, मतलब ये क्या बन जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा. तो सब्जेक्ट हो गया तो फिर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे. सेकंड फॉर्म मतलब चुराया स्टील होता है, स्टील का सेकंड फॉर्म स्टोल हो जाएगा. विच बॉय स्टोल और यहाँ पे बच गया दी बुक. इजी है. इसके नेगेटिव को करते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे नॉट को यूज करेंगे. ठीक है. ठीक है ना. तो फिर देख लीजिए कैसे करते हैं हम लोग. यहाँ पे लिखेंगे विच बॉय डिड नॉट. जैसे ही आपने डिड को यूज किया तो यहाँ पर फिर स्टील और यहाँ पे लिखेंगे दी बुक और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. ठीक है. जैसे ही डिड आया वैसे ही हमको यहाँ पर स्टील लिखना पड़ेगा. ठीक. ऐसे ही और सारे एग्जांपल हैं जिनमें हम लोग किसका के साथ अगर जो कोई सजीव नाउन, जैसे अगर कोई कहता है कि किसका भाई मिठाई लाया, कितने लड़कों ने परीक्षा पास किया, कितने लोगों ने नदी में नहाया, कितने लोग पतंग खरीदे. ठीक है. इस तरह का जब भी एग्जांपल आएगा तो इन चारों के साथ हम लोग सजीव नाउन को जोड़ते ही क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट बना देंगे. ठीक है. तो अब यहाँ पे अगर नाउन सजीव है तब तो हम लोगों ने सब्जेक्ट बना दिया. अगर यहाँ पे नाउन को निर्जीव कर दिया जाए तब क्या होगा. ठीक है. तो देख लीजिए अगर यहाँ पे नाउन की प्लेस पे निर्जीव कर दिया जाए, निर्जीव, तो ये खत्म होगा. निर्जीव कर दिया जाए तो इसको और इसको मिलाने के बाद ये क्वेश्चन वर्ड बनेगा. ठीक है. यानी ये बनेगा. और क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आना चाहिए, क्वेश्चन वर्ड के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद एक मेन वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क. ठीक है. इसका भी नेगेटिव करते समय क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं ना सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा हुआ है. सेम पैटर्न हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए. इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं. रवि ने कौन सी घड़ी और यहाँ पे खरीदी. ठीक है. ये एक एग्जांपल है. अब यहाँ पे देखिए क्या आया, कौन सी घड़ी आया ना. और जैसे ही लिखा हुआ है कौन सी घड़ी तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे विच, यहाँ पे लिखेंगे वॉच. विच वॉच. फिर हेल्पिंग वर्ब देंगे यहाँ पे डिड, सब्जेक्ट होगा रवि और यहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगा बाय और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे. ठीक है. इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसको नेगेटिव करना होगा. इसी रवि के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉट को यूज कर देंगे. ठीक है ना. फिर एक एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं. तुमने किसका कलम लिया. ठीक है. ये भी एक एग्जांपल है, तुमने किसका कलम लिया. अब यहाँ पे क्या आया हुआ है, किसका कलम. किसका का मतलब हो गया क्या, whose पेन. ठीक है. किसका कलम. हेल्पिंग वर्ब क्या होगा आपका, ये हो जाएगा डिड, सब्जेक्ट होगा यू और यहाँ पे हो जाएगा बाय. ठीक है. निगेटिव करना होगा तो क्या करेंगे, इसी यू के बाद हम लोग नॉट को लिख देंगे तो ये सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा. ठीक है. तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं.
आप लोग बड़े इजी वे में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो फिर अब हम लोगों का अगला टॉपिक बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को पहले दे दिया है। जब हम लोगों ने मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ा था तो मॉडल ऑक्सिलरीज में शैल और विल का यूज करना मैंने आपको बताया था, और जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आने वाला है उसमें भी हम लोग शैल और विल को यूज करेंगे। तो उसका हेल्पिंग वर्ब तो क्लियर है, तो थोड़ी बहुत जो जानकारी और बाकी है उसे मैं आप लोगों को अगले क्लास में प्रोवाइड करूंगा। और ये जो भी आप लोगों ने टेंस पढ़ा है तो इसके लिए मैं कुछ एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं, तो आप लोग उनको एक्सरसाइज को देख लेंगे। कोशिश करेंगे कि सॉल्व हो जाए, नहीं सॉल्व होता है तो फिर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोग बात कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को दूर कर पाऊं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।